वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैनियल फॉर यू 7 पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम सिविक्स का एक चैप्टर फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। यकीन मानो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसके बाहर आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो कॉपी और पेन लेके आप रेडी हो जाइए और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लिख डालिए, ये आपका बहुत काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होता है किसी भी इंसान को, यानी कि इंडिया के हर एक इंसान को सबसे बेसिक हक जीने के लिए दिया जाता है। उसको जीने के लिए जो जो हक चाहिए, बेसिक सा हक, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन पीपल्स को दिया है। उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं पे भी वायलेशन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने किस्म के होते हैं। तो अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है हम लोगों को। फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है ऑथोरिटेरियन रूल से। किसी भी देश में अगर तानाशाही चले, सरकार अगर तानाशाह हो जाए, तो उससे हम लोग को फंडामेंटल राइट बचाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। फंडामेंटल राइट ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन tyranny ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर उत्पीड़न करने लगे तो ये फंडामेंटल राइट उसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इस फंडामेंटल राइट का एम क्या है? फंडामेंटल राइट का एम है कि सरकार जो बने वो कानून का सरकार बने, आदमियों का नहीं। समझ आया? मतलब सरकार हमेशा कानून के दायरे में चले, आदमी के दायरे में नहीं। कोई आदमी क्या कह रहा है वो नहीं, सरकार को सिर्फ वही सुनना चाहिए या फिर वही करना चाहिए जो कानून में लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एम्स टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, इसीलिए कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट। फंडामेंटल राइट गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट को कौन बचाता है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन करेगा। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट रोका जाता है या फिर छीना जाता है उनसे, तो इसको प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी डायरेक्टली। ये फंडामेंटल राइट जो है ये जस्टिएबल इन नेचर है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट हमेशा न्याय उचित होते हैं, जस्टिएबल इन नेचर होते हैं। अच्छा, अगर किसी का फंडामेंटल राइट छीना जाता है किसी आदमी से, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फंडामेंटल राइट का कुछ बेसिक पॉइंट्स है ये कि फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन, यूनिटी ऑफ नेशन, यानी कि सब सिटीजन्स की बराबरी हो, सबको समान सम्मान मिले और देश एक साथ मिल के रहे। और यही एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी कंट्री का ऑल राउंड डेवलप के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ मौजूद है? अगर हम लोग फंडामेंटल राइट को ढूंढने जाएंगे तो वो कहाँ मौजूद है, कहाँ से मिलेगा हम लोग को? तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन खोलना पड़ेगा, उसके पार्ट 3 में जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, अब ये फंडामेंटल राइट हम लोगों के देश में जो आया है, ये कौन सा देश को देख के बनाया गया है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूएसए से लिया गया है, यानी कि हम लोग तो बहुत सारा चीज़ विदेशों को देख के करते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट भी विदेश के कानून को देखते हुए लिए हैं। ठीक है, और यूएसए में यानी कि अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है
उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पार्ट 3 इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को कहा जाता है। ठीक है, अब फिर फंडामेंटल राइट का और कुछ विशेषता ही पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। नॉट एब्सोल्यूट, ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड इन नेचर। इसका ये मतलब बनता है कि प्रतिबंध भी लगा सकते हो आप फंडामेंटल राइट पे, लेकिन कुछ कुछ ही जगह में, हर जगह नहीं। अगर आपका देश में कभी नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, ठीक है, तब आपका जो फंडामेंटल राइट है वो आपको नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ कुछ फंडामेंटल राइट है जो कि कभी नहीं हटेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और फंडामेंटल राइट जो है परमानेंट नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं होता इन द सेंस कि इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, अब फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो फंडामेंटल राइट 7 था, लेकिन अभी फंडामेंटल राइट 6 हो गया है। कितने? 6 हो गया। क्यों 6 हो गया? क्योंकि फंडामेंटल राइट से एक राइट को निकाल दिया गया है। वो कौन सा राइट है जिसको निकाल दिया गया है? वो आर्टिकल 31 में मौजूद था, राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी का जो ये था, क्या नाम था, राइट था आदमी का, ठीक है, उसको निकाल दिया गया है। उसको अब राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल एक्ट में दे दिया गया है, यानी कि 300A में दे दिया गया है उसको। कब दिया गया था, कैसे दिया गया था? तो ये आर्टिकल 31 में था, वो फंडामेंटल राइट 6 नंबर फंडामेंटल राइट जो था वो आर्टिकल 31 में था, उसको हटा के 300A आर्टिकल में दे दिया गया है। वो कब हटा था? वो हटा था 1978 में। कब? 1978 में। और कौन सा अमेंडमेंट में? 44वां अमेंडमेंट में उसको हटा के 300A में दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हम आपको पहले ही बोले हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका ख़त्म हो सकता है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा, तब आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके पूरे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो पूरा 6 फंडामेंटल राइट है हम लोग के पास, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। क्या? राइट टू इक्वालिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो पहला। तो राइट टू इक्वालिटी में भी बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये सारे जो राइट्स है ये सब फंडामेंटल राइट का इक्वालिटी में आता है। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। उसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम आ जाता है। अच्छा, आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। अच्छा, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाता है। राइट टू आर्टिकल 29 से 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आ जाता है। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी में आता है। सबका अलग अलग से डिस्कस करेंगे, तो पैनिक मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आर्टिकल हम लोग यहाँ पढ़े कि फंडामेंटल राइट जो है 12 से लेकर 35 तक के जितने भी आर्टिकल है वो सब फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि आर्टिकल 14 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आर्टिकल 14 से शुरू हो रहा है, तो 12 और 13 को तो छोड़ दिया था। तो वो क्यों छोड़ा गया था ये अब देखते हैं। ये आर्टिकल 12 एंड 13 जो है ये सिर्फ बता रहा है कि आगे
एक फंडामेंटल राइट्स जो है 14 से शुरू होंगे, यानी कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि फंडामेंटल राइट्स शुरू हो रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट रहता है। डेफिनेशन स्टेट क्या होता है, यानी कि किसी भी कंट्री का डेफिनेशन कि कंट्री क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं कि ये बिहार बंगाल ये सब नहीं, यहाँ का स्टेट का मतलब है कंट्री। ठीक है, अच्छा, तो किसी भी कंट्री का डेफिनेशन क्या होगा, उसमें क्या क्या समाहित होगा, ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला वाला पॉइंट, गवर्नमेंट होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा, गवर्नमेंट होगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स होगा, लोकल अथॉरिटीज़ होगा, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटीज़, पंचायत, ये सब। उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ लाइक ONGC, शेल, LIC, ये सब, यानी कि किसी भी स्टेट में ये सब समाहित रहेगा, ये सब रहेगा किसी भी स्टेट में, तभी वो स्टेट कहलाएगा। ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, लोकल गवर्नमेंट भी होगा, और भी कुछ चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी शामिल होंगे। वही होते हैं किसी भी स्टेट्स का डेफिनेशन, जो कि आर्टिकल 12 में है और इसको फंडामेंटल राइट के अंदर ही रखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 13, कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ। आर्टिकल 13 क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां। तो ये हिंदी था, हिंदी वालों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ऑल लॉज दैट आर इन कंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, और ये कह रहा है, ये वाला 13 कह रहा है कि कोई भी अगर चीज़, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा तो वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो कानून मान्य नहीं होगा, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कानून मान्य नहीं होगा तो क्या होगा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि उसको जुडिशियल रिव्यू में भेजा जाएगा, यानी कि आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का पावर किसको किसको दिया गया है, ये भी देख लेते हैं आर्टिकल 13 के द्वारा। दिस पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दैट कैन डिक्लेयर्ड अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन